Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्कार। आज हम सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर सिस्टम को एग्जाम के नजरिए से समझने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ 5 मिनट में हो जाए। ये विश्लेषण खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिंधु नदी तंत्र जैसा बड़ा टॉपिक 5 मिनट में मास्टर किया जा सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल। इस विश्लेषण का मकसद ही यही है कि आपको सिर्फ वो की पॉइंट्स बताए जाएं जो एग्जाम में बार बार घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। किसी भी नदी तंत्र को समझने से पहले चलिए एक बेसिक सा शब्द क्लियर कर लेते हैं, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, आसान भाषा में ये एक मेन नदी और उसकी सभी सहायक नदियों का एक जाल, एक नेटवर्क होता है जो एक खास इलाके का सारा पानी बहा कर ले जाता है। अगर हम भारत की नदियों को देखें तो हम उन्हें मोटे तौर पर 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी जो प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं। आज हमारा पूरा फोकस हिमालयी नदी तंत्र पर रहेगा, जिसमें सिंधु सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब सीधे हिमालयी नदियों की उन खासियतों पर आते हैं जहां से एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। इन नदियों की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये 12मासी हैं, यानी पेरेनियल, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि ग्लेशियर के पिघलने से भी लगातार पानी मिलता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं, जिन्हें गॉरियस कहते हैं। और जब ये मैदानी इलाकों में आती हैं तो सांप की तरह घूम घूम कर चलती हैं, जिसे मियांडर्स कहा जाता है। अच्छा, अब इस लाइन को तो आप मार्क कर लीजिए, ये एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये नदियां हिमालय के बनने से भी पहले से बह रही थीं, और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया ये नदियां उसे काट काट कर अपना रास्ता बनाती गईं। कमाल है ना? अब बात करते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, सिंधु नदी। चलिए इसके पूरे सफर को ट्रेस करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। तो इसका सफर शुरू कहाँ से होता है? याद रखिए, तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास से। वहां से ये भारत में लद्दाख रीजन में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान में बहते हुए आखिर में अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो इसका फ्लो पाथ क्या हुआ? तिब्बत, फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान। सिंपल। अगर हम आंकड़ों पर एक नजर डालें तो इसकी कुल लंबाई है लगभग 3180 किलोमीटर्स, जिसमें से भारत में ये करीब 1114 किलोमीटर तक बहती है। ये आंकड़े आपको इसके विशाल होने का एक अंदाजा देते हैं। देखिए, सिंधु नदी अकेली नहीं है। इसकी 5 बहुत जरूरी सहायक नदियां हैं जिन्हें एक साथ पंजनाद कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं सहायक नदियों से आते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहली है झेलम। इसका उद्गम होता है कश्मीर की वेरीनाग झील से। खूबसूरत शहर श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है। और एग्जाम का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी वुलर झील से होकर बहती है, ये याद रखिएगा। अगली नदी है चिनाब। ये असल में हिमाचल प्रदेश में 2 छोटी छोटी धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। और यहां से आता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जवाब है चिनाब। फिर आती है रावी नदी। ये हिमाचल की धौलाधार रेंज से निकलती है और पंजाब से होकर बहती है। इसकी एक खास बात यह है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का एक हिस्सा भी बनाती है, जो इसे जियोपॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट बना देता है। अब बात करते हैं ब्यास नदी की, और इस पर तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिंधु तंत्र की इकलौती ऐसी सहायक नदी है जो पूरी तरह से भारत के अंदर ही बहती है और यहीं सतलुज नदी में मिल जाती है। ये फैक्ट अनगिनत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और 5वीं और आखिरी नदी है सतलुज। इसका उद्गम भी सिंधु की तरह ही तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। भारत का मशहूर भाखड़ा नांगल डैम इसी नदी पर बना है। और हाँ, ये सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो हमने नदियों का रास्ता तो समझ लिया। अब ज्योग्राफी से थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इस नदी सिस्टम के सबसे अहम पहलू की, सिंधु जल संधि या इंडस वाटर्स ट्रीटी। ये संधि किस साल हुई?
इस तारीख को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 1960। ये भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता था। तो हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से इन 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो पूरब की नदियां थीं, रावी, ब्यास और सतलुज, उनका कंट्रोल भारत को मिला, और जो पश्चिम की नदियां थीं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। इस नदी तंत्र पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी बने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सतलुज पर भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास पर पौंग बांध और रावी नदी पर रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहते हैं। और हाँ, हम इसके ऐतिहासिक महत्व को कैसे भूल सकते हैं। सोचिए, दुनिया की महानतम प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे फली फूली थी। ये नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की गवाह भी हैं। तो चलिए, अब सब कुछ पढ़ लिया तो वक्त है एक रैपिड फायर रिवीजन का। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो एग्जाम्स में अक्सर दिखते हैं। देखते हैं आपको कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सोचिए, बिल्कुल सही जवाब है मानस सरोवर झील और सतलुज नदी। और आखिरी सवाल, कौन सी सहायक नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? और 1960 में कौन सी ऐतिहासिक संधि हुई थी? याद आया? इसका जवाब है ब्यास नदी और सिंधु जल संधि। तो ये था सिंधु नदी तंत्र का एक त्वरित और एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। इस विश्लेषण के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगले विश्लेषण में हम गंगा नदी तंत्र की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.